हम पर्पस देखेंगे, क्यों हम एस्टिमेटिंग करेंगे या कॉस्ट निकालेंगे, क्यों, तो उसका पर्पस देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर पॉइंट 2 सब पॉइंट है यह 1.1 का पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम एस्टिमेटिंग का पर्पस देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया अबाउट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द वर्क। मीन्स अगर हमने एस्टिमेशन निकाला तो हमें क्या क्या मिलता है, मटेरियल, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है उस वर्क के लिए। या मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो उस बिल्डिंग के लिए हमें कितना मटेरियल लगेगा, मीन सैंड कितनी लगेगी, सीमेंट बैग कितने लगेंगे, ब्रिक्स कितने लगेंगे, ये सब कुछ हमें एस्टिमेशन निकालने के बाद हमें पता चल जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो चुका। सेकेंड पॉइंट, एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया अबाउट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क्स। क्या कहता है, टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा बिल्डिंग का। हमने एग्जांपल लिया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है। किस प्रकार से पता चलता है, मान लो एस्टिमेट मीन्स क्या होता है, पूरी क्वांटिटी निकल जाती है ना बिल्डिंग की। या मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्लास्टरिंग का, तो प्लास्टरिंग कितना मीटर स्क्वायर हमें प्लास्टरिंग करना पड़ता है वो हमें एस्टिमेशन में पता चल जाता है। मान लो 100 या 100 स्क्वायर मीटर हमें प्लास्टर करना है, और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम पर डे 10 स्क्वायर मीटर हम पर डे प्लास्टर करते हैं। तो टोटल प्लास्टर करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 10 डेज लगेंगे। हमारा टोटल प्लास्टर कितना है, 100 स्क्वायर मीटर है, और हम पर डे कितना करते हैं, 10 स्क्वायर मीटर हम पर डे करते हैं। तो हमें टोटल प्लास्टर करने में 10 डेज लगेंगे। उसी प्रकार से बिल्डिंग का हम टाइम रिक्वायर्ड निकालते हैं। समझ में आया, ये हो चुका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया अबाउट मनी रिक्वायर्ड फॉर द वर्क्स। मनी रिक्वायर्ड, कितना मनी रिक्वायर्ड होता है। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमें मान लेते हैं कि 100 बैग्स हमें सीमेंट चाहिए, तो 1 बैग को हम उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। उस प्रकार से हम होल बिल्डिंग का, पूरे के पूरे बिल्डिंग का हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि कितना मनी रिक्वायर्ड होता है फॉर द वर्क्स एस्टिमेशन करने के बाद। क्योंकि कॉस्ट हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, एस्टिमेशन के बेसिस पर ही हम कॉस्ट निकालते हैं। फोर्थ पॉइंट, एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेटिंग द टेंडर्स। हमें टेंडर या हमें गवर्नमेंट का कोई भी वर्क करना है तो हमें सबसे पहले टेंडर भरना पड़ता है। तो उस टेंडर को फिलअप करने के लिए भी हमें एस्टिमेशन रिक्वायर्ड होता है। समझ में आया। फिफ्थ पॉइंट, एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड टू अरेंज फंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। एस्टिमेशन करने के बाद हमें पूरा का, इस थर्ड पॉइंट में हमें कितना मनी रिक्वायर्ड होता है वो पता चल जाएगा। मीन्स कितना फंड की जरूरत है वो हमें पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, अरेंज, उस फंड का अरेंज हम किस प्रकार से करें वो भी हमें पता चल जाता है एस्टिमेशन करने के बाद। रिक्वायर्ड टू अरेंज द फंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए कितनी फंड की जरूरत होती है तो उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से करें वो भी हमें एस्टिमेशन के दौरान हमें पता चल जाता है। सिक्स्थ पॉइंट, एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। तो एस्टिमेशन जब भी हम निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी मशीनरी लगेगी वो भी हमें पता चल जाती है एस्टिमेशन करने के बाद। यहाँ पर एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। हमें कंक्रीटिंग करना है, स्लैब कंक्रीटिंग करना है, और हमें उसके लिए मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हम, 100 मीटर क्यूब हमें कंक्रीट चाहिए, 100 मीटर क्यूब। तो अब हम आरएमसी, जो भी आरएमसी की गाड़ी होती है ना, रेडीमेड कंक्रीट जो भी प्रोवाइड करती है, तो वो आरएमसी की जो भी व्हीकल्स होते हैं वो कितने रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम 100 को 5 से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मशीनरी मीन्स नंबर ऑफ व्हीकल्स हम निकाल सकते हैं कि कितने। समझ में आया। तो ये था 6 पॉइंट। 7 पॉइंट, टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मीन्स कितने स्किल्ड लेबर हमें रिक्वायर्ड होते हैं या अनस्किल्ड लेबर कितने चाहिए वो एस्टिमेशन करने के बाद हमें पता चल जाता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो हमें प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर करने के लिए जो स्किल्ड लेबर होते हैं ना, मीन्स जो
एक्चुअली में प्लास्टर करते हैं तो उसे हम स्किल्ड लेबर बोलेंगे, और उनके अंडर तो उनके नीचे या हिंदी में माल का हमें मिक्सिंग करना है। मीन्स हमें वो जो प्लास्टरिंग के लिए लगता है ना, जो हमें जो मसाला लगता है, मीन्स सैंड और सीमेंट का जो भी मिक्सचर रहता है वो प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए हम अनस्किल्ड लेबर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अंडरस्टैंड मीन्स हमें पता चल जाता है कि कितने स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर लगेंगे, एस्टिमेशन क्या अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है। और 8 नंबर, फॉर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का सैंक्शन लेते हैं ना हम, टेक्निकल सैंक्शन, तो उसके लिए भी हमें एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये हो चुके पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग के। तो अब हम देखेंगे पर्पज ऑफ कॉस्टिंग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट, टू अरेंज द फाइनेंस फॉर प्रपोज्ड वर्क, मीन्स हमें फाइनेंस अरेंज करने के लिए, मीन्स जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना फंड 5th पॉइंट और 3 पॉइंट में, तो फाइनेंस मीन्स क्या होता है, जो भी फंड होता है या कॉस्ट होती है तो उसे अरेंज करने में हमें हेल्प होती है। कॉस्टिंग जब भी हम निकालते हैं तो हमें ओवरऑल कॉस्ट प्रोजेक्ट की मिल जाती है। तो अरेंज किस प्रकार से करें हम, वो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। टू डिटरमाइन द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन, मीन्स हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही हमें प्रोबेबल कॉस्ट, उस बिल्डिंग की कॉस्ट हमें पता चल जाती है बिफोर द एग्जीक्यूशन। 3rd पॉइंट, टू नाउ द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स वेल इन एडवांस टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो हमें वेरियस पार्ट मीन्स वेरियस आइटम्स के हमें कॉस्ट हमें सबसे पहले ही मालूम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमें सैंड की कॉस्ट सबसे पहले मिल जाती है, लेबर की कॉस्ट हमें सबसे पहले ही मालूम हो जाती है, कंक्रीटिंग मीन्स सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, उसकी कॉस्ट हमें सबसे पहले ही मालूम हो जाती है। या मान लो फर्नीचर्स के आइटम जैसे कि डोर, विंडो, उसके भी हमें कॉस्ट सबसे पहले ही मालूम हो जाती है। कॉस्टिंग में हमें वो सब कुछ डाटा हम निकाल लेते हैं। 4th पॉइंट, इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग टू ओनर बिफोर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितना कॉस्ट आया है उस बिल्डिंग का, तो उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट करते हैं। 5th पॉइंट, अल्टरनेशन आर पॉसिबल इफ कॉस्टिंग गोज बिहाइंड द कैपेसिटी, मीन्स मान लो ओनर की कैपेसिटी है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने की, मान लेते हैं हम 25 लाख उसकी कैपेसिटी है, और कॉस्टिंग करने के बाद हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है 30 लाख, तो हम अल्टरनेशन भी कर सकते हैं। अल्टरनेशन मीन्स अगर हम मान लो हम अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो थोड़ा उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस कर सकते हैं, या अगर आपको क्वालिटी रिड्यूस नहीं करनी है तो नंबर ऑफ आइटम हम रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेडरूम होती है और उस बेडरूम में भी हम अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम किया है हमने, तो अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा कैपेसिटी से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो हम उस बेडरूम का जो भी अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम है वो हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अल्टरनेशन आर पॉसिबल हो जाता है जब भी हम कॉस्टिंग निकालते हैं तब। तो ये हो चुका 5th पॉइंट। अब 6th पॉइंट, फॉर वैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, तो वैल्यूएशन करना पड़ता है, मीन्स मान लो हमें बैंक से लोन लेना है, किसी भी बैंक से हमें लोन लेना है फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमें उसके लिए हमारे बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना पड़ता है, लैंड का और बिल्डिंग का भी हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमें कॉस्टिंग से ही हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग का पर्पज हो चुका है। तो इस लेक्चर में बस इतना है।